Hello students, very good afternoon. Today we are on lecture 16 of ICDR. Let's begin with that. हमने last lecture में monitoring agency topic किया था, last topic. उसके आगे हम continue करते हैं from page number 81. लेकिन 81 पे पहले issue related ना करके मैं आपको दूसरा topic करा रही हूँ, that is period of subscription. तो our topic is period ऑफ सब्सक्रिप्शन. इसकी रेगुलेशन है 46 एंड 142 पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन. ये कल भी आया था, ये मैंने नाम दिया था इस टॉपिक का, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन. इसका मतलब सिंपल ये है कि इशू में अप्लाई करने के लिए ये इशू कितने दिन के लिए ओपन रहेगा. जैसे कि हम अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरते हैं या कोई पर्टिकुलर कॉलेज फॉर्म्स भरते हैं तो उनकी भी एक डेडलाइन होती है कि भाई इतने दिन तक ये विंडो ओपन रहेगी और तब तक आप भर सकते हो. CS के एग्ज़ाम्स की भी होती है, आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स की होती है. तो सिमिलर पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कितने दिन के लिए मिनिमम इशू ओपन रह सकता है फॉर द पर्पज ऑफ सब्सक्रिप्शन, उसको सब्सक्राइब करने के लिए. तो यहाँ पे except as otherwise provided in these regulation an IPO shall be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. तो IPO के केस में क्या है, minimum 3 working days and maximum 10 working days. ठीक है, तो आपका इशू ओपन रह सकता है मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 दिन के लिए. तो जनरली कंपनीज आजकल 3 दिन ही प्रेफर करती हैं कि वो 3 दिन के लिए अपना इशू ओपन करती हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तीनों वर्किंग डेज हो गए, यानी 1 से लेकर के सपोज करिए 3 तारीख हो रही है तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हो. इसके आगे क्या लिखा है, इन केस ऑफ रिविजन ऑफ प्राइस बैंड द इशूअर शेल एक्सटेंड द बिडिंग इशू पीरियड डिस्क्लोज्ड इन द RHP फॉर मिनिमम ऑफ 3 days सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रेगुलेशन 1. अगर प्राइस रिवाइज होता है, वैसे तो होता नहीं है पर एक पॉइंट दे रखा है, रिविजन ऑफ प्राइस बैंड. ठीक है, अगर प्राइस बैंड जो है, जो पहले कंपनी ने दिया था 100 से 110, अब कंपनी को क्या हुआ, पहले दिन ही ऐसा लगा अरे वाह हमारा तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया तो लेट्स मेक इट टू 100 and 115, 100 से 115 कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं इसको. तो इन दैट केस कंपनी मिनिमम पीरियड जो है वो और एक्सटेंड कर सकती है फॉर 3 वर्किंग डेज. ठीक है, 3 वर्किंग डेज से आपका एक्सटेंड हो सकता है. तो व्हाट इज द पॉइंट, इन केस ऑफ रिविजन द इशूअर शैल एक्सटेंड पीरियड डिस्क्लोज्ड इन द RHP फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 वर्किंग डेज. मिनिमम 3 वर्किंग डेज कैन बी एक्सटेंडेड. ठीक है, जो RHP में आपने जितने दिन मेंशन किए थे कि हमारा इशू 3 दिन के लिए ओपन रहेगा, देन यू कैन एक्सटेंड इट बाय 3 वर्किंग डेज. लास्ट थर्ड पॉइंट लिखा है, इन केस ऑफ फोर्स मेजॉर, बैंकिंग स्ट्राइक और सिमिलर सर्कमस्टांसेस द इशूअर में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड डिस्क्लोज्ड इन RHP और द इशू प्राइस डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 वर्किंग डेज. सो फोर्स मेजॉर का मतलब होता है द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल, जैसे अभी है, ठीक है ना, कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है दैट इज फोर्स मेजॉर विच इज बियॉन्ड कंट्रोल. ऑल द गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि दिस इज अ फोर्स मेजॉर, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है. और फिलहाल कंपनीज एक्ट में भी और सेबी में बहुत सारे रिलैक्सेशंस आ गए हैं बिकॉज ऑफ द करेंट सिचुएशन. तो जब एनी सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, देन मिनिमम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है बाय 3 वर्किंग डेज. ठीक है, तो सिंपल सी बात, मेन जो आपको याद रखना है वो ये वाला पॉइंट है कि IPO के केस में मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन होता है वो और मैक्सिमम 10 दिन के लिए ओपन होता है. तो ये टॉपिक हो गया. अब हम आते हैं बाकी के जो मॉनिटरिंग एजेंसी के बाद का टॉपिक है हमारा इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट. इसको फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है. 46 एंड 142 कितने दिन के लिए, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन. रिविजन होता है तो 3 दिन एक्सटेंड हो सकता है. बियॉन्ड कंट्रोल फोर्स मेजॉर वाली सिचुएशन है,
स्ट्राइक है तो 3 दिन और से एक्सटेंड हो सकता है आपका मिनिमम पीरियड। अब हम लेते हैं मॉनिटरिंग एजेंसी के बाद का टॉपिक, जिसमें पहला आता है इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। तो इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट ये क्या टॉपिक है? बहुत छोटा सा, बहुत आसान टॉपिक है। रेगुलेशन 43 एंड 139, 43 एंड 139, इसमें ये बताया गया है कि इशूअर यानी कि जो कंपनी पब्लिक इशू ला रही है वो एडवर्टाइजमेंट कब इशू कर सकती है। ये यहाँ पे प्री इशू, ठीक है, प्री इशू एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी एज पर कंपनीज एक्ट द इशूअर आफ्टर रजिस्टरिंग RHP or prospectus with ROC make a pre-issue advertisement. तो after registering RHP in case of book building or offer document या prospectus in case of fixed price issue with ROC company इशूअर क्या इशू करेगा, इशूअर शैल मेक व्हाट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर से यहाँ पे मतलब है इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मैंने आज ROC में RHP फाइल किया, 3 दिन बाद ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। पहले फाइलिंग होता है, उसके बाद की स्टेज होती है रजिस्टर होना। 3 दिन बाद ये रजिस्टर हो गया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है। वो क्या एडवर्टाइजमेंट होगा, कंपनी सिंपल अपने बारे में बताएगी कि भाई हमारा IPO आ रहा है, इस प्राइस पे आएगा, इतने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज होंगे, इस दिन ओपन हो रहा है, इस दिन क्लोज हो रहा है। सो whosoever is interested can make a bid in our company। इंटरमीडियरीज कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में आएंगी। सेकेंडली कि जब इशू ओपन है, ड्यूरिंग द पीरियड द इशू इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, नो एडवर्टाइजमेंट शैल बी रिलीज्ड गिविंग एन इम्प्रेशन दैट द इशू हैज बीन फुल्ली सब्सक्राइब्ड or oversubscribed or indicating investor response to the issue। सिंपल सी बात है, during issue open no advertisement about सब्सक्रिप्शन के बारे में कि हमारा इशू कितना सब्सक्राइब हो गया है, ओवर सब्सक्राइब हो गया है, क्या है क्या नहीं है, उसके रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आ सकता व्हेन इशू इज ओपन, ठीक है। जब इशू ओपन है, तो इशू ओपन अगर मेरा 1 से 3 तारीख तक है, तो 3 तारीख तक आई कैन नॉट गिव एनी सच एडवर्टाइजमेंट विच इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल्ली सब्सक्राइब्ड और इन्वेस्टर्स रेस्पॉन्स। इस तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट इशूअर कैन नॉट गिव। तो ये हो गई हमारी 43 एंड 139 रेगुलेशन दैट वी आर डन इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। इसके आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक 2 बातें की है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। इसके आगे देखिएगा ओपनिंग ऑफ इशू। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओपनिंग ऑफ इशू। ओपनिंग ऑफ इशू रेगुलेशन नंबर 44 एंड 140, रेगुलेशन 44 एंड 140, ओपनिंग ऑफ इशू। ओपन किसके लिए? सब्सक्राइब करने के लिए ओपन कब होगा, ठीक है। ओपनिंग ऑफ इशू, यहाँ पे मैं एक थोड़ी पुरानी बातें आपको याद दिलाती हूँ। हमने एग्जाम्पल लिया था कि XYZ लिमिटेड हमारी कंपनी है जिसको 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। कितने की? 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और आप इसके कंपनी सेक्रेटरी हो। फिलहाल कंपनी अनलिस्टेड है। क्या है? अनलिस्टेड है। अब इस कंपनी को आपने सजेस्ट किया अपने डायरेक्टर को कि पब्लिक इशू लेकर के आते हैं। तो पब्लिक इशू का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि भाई हम पब्लिक में अपनी सिक्योरिटीज देंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे, ठीक है, और हम अपने पर्पस के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए यूज करेंगे।
स्टेप नंबर 1, मर्चेंट बैंकर हम अपॉइंट करेंगे लीड मैनेजर। वो और कंपनी मिलकर के एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। कहाँ जमा होता है? सेबी में। अप्रूव कौन करता है? सेबी। जब तक अप्रूव नहीं होएगा आप पब्लिक इशू लेकर के आ सकते हो? नहीं। तो अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद कहाँ जमा होता है? आरओसी, राइट। तो सपोज करिए कि मैंने जनवरी में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी में जमा कराया, राइट। फरवरी में मुझे ऑब्जर्वेशन लेटर आया सेबी से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यानी वो एक लेटर होता है सेबी की तरफ से, जो कि वो आपके इशू के बारे में कमेंट करते हैं कि कोई कमी रह गई है, या ये डॉक्यूमेंट नहीं है, या ये पेज पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, या सिंपल उसके बारे में कमेंट्री आती है। तो ऑब्जर्वेशन लेटर आया फेब में। मार्च तक हमने सारे कंप्लायंसेस कर दिए, ठीक है। मार्च तक हमने जो भी कंप्लायंसेस थे वो कर दिए। मार्च 15 को हमने आरओसी में ऑफर डॉक्यूमेंट जमा कराया, क्योंकि आरओसी में ऑफर डॉक्यूमेंट जमा होता है, ना कि ड्राफ्ट। ये हमें पता ही है, डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट में हमने किया था, ठीक है। तो ये हमने काम कर दिया। अब इसके बाद अप्रैल में 1 अप्रैल को हमने सोचा कि इशू ओपन कर देते हैं 1 से लेकर के 3 अप्रैल को। लेट्स एज्यूम मंडे से लेकर के वेंसडे को। तो यहाँ पे हमारा यही टॉपिक है कि इशू ओपन कब होगा। जरूरी नहीं है कि यही टाइम टेबल चले, ये भी हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन लेटर में इतने सारे पॉइंट्स आ गए कि उसको कंप्लाइंस करने में आपको टाइम लग गया, है ना। तो देयर सिचुएशन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी की सिचुएशन अलग अलग होती है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि ये जो 1 तारीख है इशू ओपन हो रहा है, तो बेसिक फंडा क्या है। तो इसमें क्या बोला इसने, सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अ पब्लिक इशू में बी ओपन विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। विद इन 12 months फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। सेबी के ऑब्जर्वेशन लेटर को रिसीव किया उसके 12 महीने के अंदर अंदर, यानी बेसिकली आपका जो डीओडी है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर जो सेबी के जो भी ऑब्जर्वेशन आई, कंप्लाइंस किया आपने, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन लेटर कहाँ से आ रहा है हमारे पास? इस तारीख को आ रहा है, फरवरी में आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन लेटर से विद इन 12 months आप अपना इशू ओपन कर सकते हो। आप अपना इशू ओपन कर सकते हो। विद इन 12 months कर रही हूँ मैं, सेम 2 महीने के बाद। लेकिन उसमें एक कंडीशन और कंप्लाई करनी है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रखा है? एन इशू शैल बी ओपन फॉर एटलीस्ट 3 working days. An issue shall be opened after at least 3 working days from the date of registering RHP in case of book building issue and prospectus in case of fixed price issue with ROC. मैंने ROC में फाइल ये किया है 15 मार्च को फाइल किया है। ये रजिस्टर हो रहा है ROC में लेट्स से 25 मार्च को, ठीक है। फाइलिंग इनिशियल स्टेज होती है, रजिस्टरिंग उसके बाद की स्टेज होती है। तो रजिस्टर हो रहा है 25 मार्च को। तो ये क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन और इशू ओपन हो रहा है मेरा 1 तारीख को, रजिस्ट्रेशन हो रही है 25 को। तो गैप बिटवीन देम एटलीस्ट कितने दिन का होना चाहिए? 3 working days। रजिस्टर होगा उसके बाद इशू ओपन होगा, इन दोनों में जो गैप होना चाहिए वो एटलीस्ट 3 working days का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फुलफिल कर रही हूँ, मेरा 25 को रजिस्टर हो गया है, 1 तारीख को मेरा इशू ओपन हो रहा है। सो इफ आई फुलफिल द रिक्वायरमेंट आई कैन ओपन माई इशू, अदरवाइज आई कैन नॉट। 2 कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है इशू ओपनिंग में। इशू कैन बी ओपन विद इन 12 months फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बाय सेबी, ठीक है। सेबी से ऑब्जर्वेशन आने के 12 महीने के अंदर अंदर योर इशू कैन बी ओपन। सेकेंडली आरओसी में रजिस्टर होना और इशू ओपन होने में एटलीस्ट 3 दिन का गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 3 working days का गैप होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा
नेक्स्ट टॉपिक, इसके नीचे देखिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। सो आगे का हमारा टॉपिक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रेगुलेशन नंबर 45 एंड 141। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज 90%, एटलीस्ट 90% of the offer through offer document of the offer, and then secondly you have to comply with the conditions which is mentioned in Security Contract Regulation Act। उसकी भी आपको कंडीशन कंप्लाई करनी है कि जितनी भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज उसमें मेंशन है उसके हिसाब से अलॉटमेंट करना है। एंड थर्डली, इन केस ऑफ नॉन रिसीट, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो इन दैट केस रिफंड, अदरवाइज रिफंड within 15 days of closure, within 15 days of closure, क्लोजर के 15 दिन के अंदर अंदर, अदरवाइज अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो यू हैव टू रिफंड। तो ये आपका बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन में बता चुकी हूँ। इसके नीचे देखिएगा एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन वैल्यू करके टॉपिक दे रखा है, उसके बाद दे रखा है मैनर ऑफ कॉल्स। तो एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन वैल्यू, देन मैनर ऑफ कॉल्स दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है अलॉटमेंट प्रोसीजर। तो एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन वैल्यू एंड अलॉटमेंट प्रोसीजर ये मैं कल की क्लास में लूँगी, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसमें आपको पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल को समझना है, और न्यूमेरिकल आ भी सकता है क्योंकि अभी 2-3 अच्छे बड़े न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो हम करेंगे। तो एक बार इसको छोड़ करके नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, मैनर ऑफ कॉल्स, रेगुलेशन नंबर 48। तो रेगुलेशन नंबर 48 में ले रही हूँ, दैट इज मैनर ऑफ कॉल्स, मैनर ऑफ कॉल्स। So what is that? Regulation 48 and 144, if issuer proposes to receive subscription money in calls, ये पॉइंट एप्लीकेबल तब है जब आप कॉल में पैसा मंगा रहे हो। वैसे जनरली आजकल की कंपनियां बहुत स्मार्ट होती हैं, वो एक बार में पूरा पैसा मंगा लेती हैं, कॉल्स के झंझट में नहीं रहती, क्योंकि उसमें उनका खर्चा बढ़ जाता है कि अच्छा आप रिमाइंडर देना है। बट स्टिल देयर इज अ प्रोविजन कि इशूअर ने प्रपोज किया, इशूअर प्रपोज कर रहा है फॉर कॉल्स, ठीक है, कॉल के हिसाब से मनी लेगा सब्सक्रिप्शन का। इट शैल इंश्योर दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी, आउटस्टैंडिंग जो भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी है, is called within 12 months from the date of allotment in the issue, to be called within 12 months from allotment। आप आज allotment कर रहे हो, उसके 12 महीने के अंदर अंदर you need to call the remaining amount। And if applicant fails to pay the call money within the said 12 months, the equity on which there are calls in arrears along with the subscription money already paid on such shares shall be forfeited। Failure by applicant, एप्लीकेंट ने अगर सब्सक्रिप्शन मनी तो दे दिया, उसके बाद कॉल नहीं दिया, तो हिज अमाउंट कैन बी, जो भी उसने दिया है वो, हिज शेयर्स कैन बी फोरफीटेड, शेयर्स कैन बी फोरफीटेड। वो तो सिंपल सी राइट हो ही जाता है कंपनी के ऊपर कि अगर कंपनी का पैसा आपने नहीं दिया देन योर शेयर्स कैन बी फोरफीटेड, provided that it shall not be necessary to call outstanding subscription money within a period of 12 months if issuer has appointed मॉनिटरिंग एजेंसी एज पर रेगुलेशन 41। तो यानी जहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंटेड है, तो एक्सेप्शन हो गया रेगुलेशन 41, जहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंटेड है वहाँ पे ये 12 मंथ्स की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉनिटरिंग एजेंसी होती है हमारी 100 करोड़ से ऊपर का जो इशू होता है उसके लिए, तो इन दैट केस दिस 12 मंथ्स कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट टॉपिक इसके नीचे दे रखा है अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। कल हम इसको लेंगे, पूरा न्यूमेरिकल आएगा इसमें। इसके बाद देखिएगा अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। दिस टॉपिक इज गिवन, दैट इज रेगुलेशन नंबर 50। सो जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू रेगुलेशन 50। सो मैनर ऑफ कॉल्स, आई होप इट इज क्लियर। तो रेगुलेशन नंबर 50 अब हम लेते हैं इसके नीचे।
रेगुलेशन 50, तो रेगुलेशन 50 क्या बोलता है? इट कॉल्स है, ये भी सिंपल सी रेगुलेशन है, अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी रेगुलेशन है। The issuer and lead manager shall ensure that specified securities are allotted and for application monies are refunded or unblocked within such period as may be specified by the board. So specified period में specified period यानी सेबी ने जो भी स्पेसिफाई कर रखा है उस पीरियड में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। जिनको जो अनसक्सेसफुल रहे, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनका एसबा के थ्रू अगर उन्होंने किया है तो अनब्लॉक हो जाना चाहिए, रिफंड हो जाना चाहिए। तो बेसिकली विद इन द सेट पीरियड, विद इन द पीरियड विच इज प्रोवाइडेड, विच इज स्पेसिफाइड बाय सेबी, आप अलॉटमेंट कर दोगे और जो अनसक्सेसफुल हैं उनका पैसा आप रिटर्न कर दोगे, अनब्लॉक कर दोगे। The lead manager shall ensure that allotment, credit of demat securities, refund or unblocking as may be applicable done electronically. Everything, every aspect रिफंड होगा, कोई चेक नहीं आएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा एसबा के थ्रू, जो मैंने समझाया था। डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगे तो एवरी एस्पेक्ट शैल बी कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब है डीमैट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एसबा से अनब्लॉक हो जाएगा। ये सब काम कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। Where the specified securities are not allotted or application money are not refunded or unblocked within the period stipulated in sub-regulation 1, the issuer shall undertake to pay interest at the rate of 15% per annum to the investor and within such time as disclosed in the offer document, and lead manager shall ensure the same. Failure जो भी ये काम करना था वो विद इन पीरियड में नहीं किया तो फेलियर के केस में 15% पर एनम का इंटरेस्ट, 15% पर एनम का इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिलेगा। ठीक है, आपका रिफंड आना था 100 रुपये, उसके ऊपर 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग करके आएगा। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जो भी बोर्ड ने जो भी स्पेसिफाई कर रखा है 10 दिन में अगर आपको अलॉटमेंट करना है, 7 दिन में करना है अलॉटमेंट, और जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उसका पैसा रिटर्न करो, तो वो आपको करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, सारा काम अब इलेक्ट्रॉनिकली होएगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई चेक आ रहा है आपके पास, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। नाउ दिस इज नॉट द सिस्टम, यू सिंपली गेट योर मनी बैक थ्रू अनब्लॉकिंग ऑफ द एसबा अमाउंट। देन थर्ड इज, अगर फेलियर हो जाता है यानी आप स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं कर पाती कंपनी, मर्चेंट बैंकर नहीं कर पाता, तो 15% इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिलता है, क्योंकि सेबी का ये मानना है कि ये तो इन्वेस्टर का पैसा है। तो इस पे क्योंकि कंपनी ने टाइमली हम काम नहीं किया तो कंपनी के ऊपर, इशूअर के ऊपर ये पेनल्टी लगनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। इसके बाद देखिएगा पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट, रेगुलेशन नंबर 51 एंड 147। पोस्ट इशू मतलब है इशू के बाद का एडवर्टाइजमेंट। तो बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा टॉपिक है ये भी, इसको नोट कर लीजिए। So now we take regulation number 51, that is post issue advertisement. Regulation 51, post issue advertisement. Post issue advertisement. So regulation 51 and 147. The lead manager shall ensure that an advertisement giving details relating to subscription, basis of allotment, number, value and percentage of all applications including ASBA, number, value and percentage of successful allottees for all application including ASBA, date of completion of dispatch of refund orders as applicable or instruction to SCSB by registrar, date of credit of specified security, date of filing listing application is released. ठीक है, advertisement is released
within 10 days from the date of completion of various activities in at least English newspaper, Hindi newspaper wide circulation, regional, कहाँ का, where registered office of the issuer is situated. तो post issue यानी issue के बाद, so after completion, किसका completion, इसमें क्या लिखा हुआ है, after completion, date of completion of the task, various activities, completion of various activities यानी पैसा आ चुका है, इशू क्लोज हो चुका है, इतना पैसा एसबा के थ्रू आया, इतने का हमने अलॉटमेंट कर दिया, रिफंड कर दिया, ये सारी टास्क खत्म हो चुके उसके 10 डेज के अंदर, 10 डेज, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यहीं पे 10 डेज में, विद इन 10 डेज, आफ्टर कंप्लीशन विद इन 10 डेज, एडवर्टाइजमेंट किसमें, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, कहाँ का, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड, RO इज सिचुएटेड. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टास्क, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, आपको ये यहाँ पे कर लीजिए, विद इन 10 डेज, इससे रिलेट कर लीजिए यहाँ से, विद इन 10 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट इशू करना है, किसमें, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, जहाँ पे कंपनी का RO सिचुएटेड है. और उस एडवर्टाइजमेंट में प्री इशू में भी बताया था इशू ओपन हो रहा है, पोस्ट इशू में क्या होगा, इशू क्लोज हो चुका है, इतना पैसा आया था, अलॉटमेंट कर दिया, रिफंड कर दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें आएंगी. और एक लास्ट टॉपिक मैं अभी ले रही हूँ जिसमें दे रखा है आपको पोस्ट इशू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड मैनेजर. इसको नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू पोस्ट इशू. सो पोस्ट इशू रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर, रेगुलेशन नंबर 52. क्योंकि कल का टॉपिक न्यूमेरिकल रहेगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. तो रेगुलेशन 52 एंड 148 बिल्कुल जनरल है, ठीक है. पोस्ट इशू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड मैनेजर यानी इशू के बाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी लीड मैनेजर की. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर शैल कंटिन्यू अंटिल द कंप्लीशन ऑफ इशू प्रोसेस एंड फॉर एनी इशू रिलेटेड मैटर देयर आफ्टर. ये नहीं कि आपने किया काम और आप भाग गए, ऐसा नहीं कर सकते आप इशू के बाद भी, लीड मैनेजर इशू के बाद भी रेस्पॉन्सिबल होता है. लीड मैनेजर शैल रेगुलरली मॉनिटर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस अराइजिंग फ्रॉम एनी इशू रिलेटेड एक्टिविटी. इशू से रिलेटेड इन्वेस्टर के जो भी ग्रीवियंसेस हैं दैट शैल बी एंटरटेन्ड बाय लीड मैनेजर. तो फर्स्ट इज लीड मैनेजर is responsible after issue यानी इशू खत्म होने के बाद भी लीड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है. सेकेंडली लीड मैनेजर शैल चेक इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस जो भी हैं उनके ऊपर चेक रखने का काम, उनको रिजॉल्व हो रही है या नहीं, वो भी लीड मैनेजर का काम है. Lead manager shall continue to be responsible for post-issue activities till applicants have received security certificates, जो आजकल होती नहीं है, credit to their demat account or refund of application monies and listing agreement is entered into by the issuer with stock exchange and listing and trading permission is obtained. यानी कि lead manager सिर्फ draft prospectus या prospectus के अप्रूवल तक ही जिम्मेदार नहीं है, वो साथ में पोस्ट इशू एक्टिविटी की सारा अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो गए, यानी कि लीड मैनेजर डीमैट में क्रेडिट हो गए, डीमैट इज क्रेडिटेड. लिस्टिंग एग्रीमेंट हो गया, लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है इशुअर कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का एग्रीमेंट, ठीक है. लिस्टिंग एग्रीमेंट हो गया, सिक्योरिटीज लिस्ट हो गई और इनकी ट्रेडिंग हो गई, ट्रेडिंग परमिशन मिल गई. ट्रेडिंग का मतलब बाइंग और सेलिंग करने की परमिशन मिल गई
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीड मैनेजर की है. The lead manager shall be responsible for and coordinate with registrar to issue and various intermediaries at regular intervals after the closure of issue to monitor the flow of applications from syndicate members, collecting branches or SCSB, processing of application including SBA and other matters till the basis of allotment is finalized, credit to the specified securities, to demat account of allottees and unblocking of SBA, dispatch of refund orders or completed and securities are listed as applicable. सिंपल सी बात ये है, इस वाले टास्क को करने के लिए जो पॉइंट है फोर्थ को रिलेटेड है इससे कि ये जो सारा काम है इसके लिए लीड मैनेजर शैल कोऑर्डिनेट विद वेरियस इंटरमीडिएरीज विच आर देयर इन द इशू. रजिस्ट्रार टू इशू मैंने जैसे आपको बताया था पूरा इशू मैनेजमेंट एक्टिविटी, तो लीड मैनेजर उससे कोऑर्डिनेट करेगा. अगर अंडर राइटर्स हैं, रोल है, अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो उनसे कोऑर्डिनेट करेगा. बैंक में कितना पैसा आया उससे कोऑर्डिनेट करेगा. अलॉटमेंट हो गया, शेयर ट्रांसफर हो गए, ये सारा काम उसका है लीड मैनेजर का. तो मतलब लीड मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि भैया मेरा तो काम हो गया मैं तो जा रहा हूँ. नहीं, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, लीड मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट इशू एक्टिविटी, इशू के बाद की एक्टिविटीज के लिए. Any act of omission or commission on the part of intermediary noticed by lead manager shall be duly reported by them to the board. Omission और commission, कुछ भी गड़बड़ हुई, commission by intermediaries. Intermediaries ने अगर कुछ किया तो लीड मैनेजर किसको इन्फॉर्म करेगा? सेबी. सिंपल सी बात है, सेबी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये गड़बड़ इन्होंने की है, ये गलती की है. In case there is devolvement of underwriters, the lead manager shall ensure that the notice for devolvement containing the obligation of underwriter is issued within 10 days from the closure date of issue. इसके बाद का पॉइंट भी मैं साथ में ही कर रही हूँ. In case issue is unsubscribed that are underwritten, the lead manager shall furnish information in respect of underwriters who have failed to meet their underwriting devolvement to the board in specified manner. Fifth, issue हो गया अंडर सब्सक्राइब, इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया. मैंने क्या बताया था, किसको कॉल होगा फिर? अंडरराइटर को. अंडरराइटर को कॉल हुआ, कितने दिन में हो जाना चाहिए? विद इन 10 days में हो जाना चाहिए. कब के 10 days? क्लोजर के 10 days. दोबारा से समझते हैं. इशू जो है वो ओपन है 1 से लेकर 3 तारीख तक. वैसे तो हमें 1 तारीख को ही पता लग जाता है कि इशू का क्या हाल होना है, पर 3 तारीख को आपको पता चलता है कि इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है, यानी जितना आपने मांगा था पब्लिक से वो नहीं आया. तो आप किसको कॉल करोगे? अब लीड मैनेजर आ जाएगा. लीड मैनेजर किसको कॉल करेगा? अंडर राइटर को. कितने दिन में? क्लोजर के 10 दिन, यानी 3 से 10 तारीख, 10 दिन के अंदर, 10 तारीख नहीं सॉरी 10 दिन के अंदर 3 तारीख को इशू क्लोज हो रहा है तो उसके 10 दिन के अंदर. इन केस अब अंडर राइटर अपना पैसा लेकर के आएंगे और सब्सक्राइब करेंगे, या अंडर राइटर अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे. इन केस अंडर राइटर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाता, डज नॉट फुलफिल, नहीं कर पाता, तो इन दैट केस सेबी को इन्फॉर्म करेगा मर्चेंट बैंकर, इन्फॉर्म सेबी कि भैया इसने कमिटमेंट किया था और अब देखो इसने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया, अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, तो दैट शैल बी इन्फॉर्म टू सेबी. तो यहाँ तक रखते हैं आज हम. एक बार मैं दोबारा से पूरा ले लेती हूँ आपको क्या क्या हमने टॉपिक्स किए हैं. जस्ट हैव अ क्विक रिकॉल ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे. लेट्स बिगिन विद दैट. वी स्टार्टेड विद सब्सक्रिप्शन लिस्ट, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन. रिविजन अगर होता है तो एडिशनल 3 दिन, मिनिमम से 3 दिन और मिल जाएंगे. फोर्स मेजॉर, बियॉन्ड कंट्रोल, तो मिनिमम पीरियड पे 3 दिन और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे. उसके अलावा ये है, उसके बाद हमने इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट की बात की थी. प्री इशू की बात अगर हम करते हैं तो वो बोलता है कि भाई आरओसी में रजिस्टर होने के बाद प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है. दूसरा उसके बाद हमने बात की थी इशू ओपनिंग की. 12 months from observation letter and gap of at least 3 days from registering of offer document with ROC and opening of issue, ठीक है. उसके बाद हमने किया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 90% की बात कर रहा है वो.
उसके बाद हमारा टॉपिक मिनिमम एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन वैल्यू, वो हम कल करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। मैनर ऑफ कॉल्स, अगर आपका जो आपने कॉल मनी अगर कॉल किया है, कॉल की तरह पे इशू किया है, तो 12 महीने के अंदर अंदर आप बाकी का पैसा कॉल कर लीजिए। अगर एप्लीकेंट नहीं देता है पैसा, कॉल्स इन एरियर्स रह जाते हैं, तो कंपनी उसको फोरफीट कर सकती है। ये कंडीशन रेगुलेशन 41 जिस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है उनके ऊपर नहीं है, मॉनेटरी एजेंसी वाला। अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट प्रोसीजर कल होएगा न्यूमेरिकल के साथ में। अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। अगर अलॉटमेंट रिफंड नहीं किया, अलॉटमेंट और रिफंड नहीं किया, तो सेबी आपके ऊपर 15% तक का इंटरेस्ट लगा सकती है। 15% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर को पैसा देना पड़ेगा। पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट, इशू के बाद, इशू खत्म हो चुका, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, उसके 10 डेज के अंदर अंदर यू कैन इशू दिस एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप पूरा बताओगे कि भाई कितने पैसे आए, कितनी एप्लीकेशन आई, सारी चीज़ें आप एडवर्टाइजमेंट में देंगे। एंड लास्ट इज, अच्छा वही एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे भी लग जाना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज की, वहाँ पे मतलब स्टॉक एक्सचेंज में भी पहुँचाएंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक हमने किया, पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड मैनेजर, ये इशू के बाद भी रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का स्टेटस चेक करता रहेगा, ये सारा सबसे कोऑर्डिनेट रखेगा जो भी बॉडीज इंटरमीडियरीज हैं कि शेयर्स डीमैट हुए या नहीं, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए या नहीं, लिस्टिंग एग्रीमेंट हो गया है और लिस्ट हो गई है सिक्योरिटीज़ और ट्रेडिंग की परमिशन मिल गई है। कोई भी ओमिशन और कमीशन जो भी इंटरमीडियरीज करती हैं, लीड मैनेजर की जिम्मेदारी है कि सेबी को इन्फॉर्म करे। इसके अलावा अगर इशू अंडर सब्सक्राइब रह जाता है तो 10 दिन के अंदर, क्लोजर के 10 दिन के अंदर अंदर अंडर राइटर्स को आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई ऐसा हो चुका है काम। और अगर कोई अंडर राइटर अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ लीड मैनेजर टू इन्फॉर्म सेबी अबाउट सच अंडर राइटर। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं हम आज के लेक्चर में। कल मैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कराऊंगी आपको, तो ध्यान से करिएगा। उसमें मैं 2 न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगी जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।